हेलो फ्रेंड्स, अपन 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे थे नीट 2024 के लिए। तो कुछ सीरीज है ना, मेरे एग्ज़ाम थे इसलिए बीच में पॉज कर दी गई थी। दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं अपन लोग 1137 से। और आज जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं AIPMT 2008 का पेपर। इसमें इसको मैं 2 वीडियो में स्प्लिट कर रहा हूँ। इस पेपर को एक वीडियो अभी डाल दे रहा हूँ और एक शाम को डाल रहा हूँ। ओके, तो आप चाहे तो दोनों वीडियो शाम को एक साथ देख सकते हैं या एक अभी और एक शाम को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैं आपको ऑर्डर रटा चुका हूँ। अब तक 5 से 6 बार नीट में आ चुका है। लेटेस्ट अभी 2016 में आया था और अभी वापस आने का इसका बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको याद रटा भी चुका होगा, चल बाहर फालतू इंसान। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार करवा चुका हूँ मैं आपको। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है और ये जो गिवन ऑर्डर है ये इनकरेक्ट है। बाकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एकदम करेक्ट दे रखा है। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर एकदम करेक्ट दे रखा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी करेक्ट दे रखा है। फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है, बाकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये चारों के चारों ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गैस है, वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, हालांकि ये केमिस्ट्री में तो हट चुका है अब, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर, गैसेस स्टेट वाला, बट फिजिक्स में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो सब गैस के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। मॉलिकुलर इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन अगर टेम्परेचर सेम है तो, क्योंकि ये आता है 3/2 kT। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है 2AB2 गिव्स, सारे के सारे गैस है, ठीक है, 2AB + B2। इसके लिए आपको KP लिखना है इसका, और वो भी किसकी टर्म में, टोटल प्रेशर की टर्म में। तो टोटल प्रेशर की टर्म में जब भी KP लिखते हैं, वैसे इसका KP क्या होगा, KP होगा AB का स्क्वायर इंटू PB2 अपॉन PAB2 का स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं KP कैसे लिखने का तरीका यही होता है। ओके, पेन चेंज करके मैं बता दूं आपको। अब अपन क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं कितना दिया है, 1 से छोटा है तो इनिशियल में 1 होगा और बाद में 1 - x हो जाएगा। अपन इनिशियली इसके मोल दे नहीं रखें तो इनिशियल मोल इसके 1 मान लेते हैं। कुछ टाइम बाद में इसके x मोल खत्म हो जाते हैं, तो ये 1 - x है। अब इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसके आगे भी 2 लिख देंगे। तो इसके x मोल खत्म हुए हैं तो इसके कितने बनेंगे, 2x बनेंगे, ठीक है। और इसके कितने बनेंगे, इसके मोल बनेंगे x। इनिशियल में कुछ नहीं दिया था तो 1 मान लिया। फिर कुछ टाइम बाद में इसने बोला है कि ये x जो है ना 1 से छोटा है, तो कुछ टाइम बाद में 1 - x हुआ और इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग 2 या 1 लगा दे, जो भी उसके आगे था। अब अगर इनके टोटल मोल देखे जाए इक्विलिब्रियम पे तो कितने होंगे, 2 × 1 - x प्लस 2x प्लस x, इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 2 - 2x, 2 - 2x प्लस 2x प्लस x। तो कितना हो गया आपके पास में, 2 + x हो गया। अब सबका पार्शियल प्रेशर अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। लिखे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल इस वाले फॉर्मूले में लिखते हैं। तो किसी का पार्शियल प्रेशर अगर अपन अलग अलग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए P का पार्शियल प्रेशर चाहिए, ठीक है, PA का चाहिए, तो क्या लिखेंगे, A के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहीं पे अपन मोल लिखते हैं इनके टोटल। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस टोटल मोल की कैलकुलेशन को, और इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर। कोई इश्यू नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था अपने पास में टोटल मोल किसी का भी पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का। ओके, अब अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर अपन के इसका लिखे पहले ए का, AB का लिख रहे हैं, तो AB के मोल कितने दिख रहे हैं आपको, AB के मोल दिख रहे हैं 2x, तो कितना आएगा ऊपर, 2x अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल मोल 2 + x। ये 2x कहाँ से आया, ये रहा 2x। ओके, AB के मोल इक्विलिब्रियम पर, फिर उसका स्क्वायर है
इंटू प्रेशर तो आएगा ही आएगा, इंटू प्रेशर, साथ में B2 के कितने मोल हैं, x, टोटल मोल कितने हैं 2 + x, ओके, इंटू प्रेशर आएगा ही आएगा। और यहाँ पर PAB के मोल कितने मोल हैं 2 - 2x, सॉरी 2 × 1 - x अपॉन नेट मोल कितने हैं 2 + x इंटू P और उसका होल स्क्वायर। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो ऊपर क्या रहेगा, इस 2 का स्क्वायर करोगे 4x² p² हुआ, यहाँ क्या हुआ 2 + x का होल स्क्वायर इंटू x² p² अपॉन 2 + सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है तो सिंपल यही होगा 2 + x अपॉन नीचे क्या है, ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 - x का स्क्वायर p का स्क्वायर अपॉन 2 + x का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 + x का स्क्वायर और ये 2 + x का स्क्वायर तो कट जाएंगे आराम से, ओके। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, और ये p² और ये p² भी कट रहा है, देखिए ये भी कट गया, तो अब ऊपर क्या बचा 4x³ ऊपर 4x³ बचा देखिए, और साथ में बचा है p, यही बचा है। नीचे क्या क्या बचा है, नीचे बचा है 2 + x और फिर बचा है 4 1 - x का होल स्क्वायर, ये चीज़ें बच चुकी है, ओके। और ये KP के बराबर है, अपने को चाहिए क्या x चाहिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। अब आप है ना राउंड फिगर करने के लिए 2 + x को, क्योंकि x बहुत छोटा है, क्वेश्चन में खुद कह चुका है वो x क्या है बहुत छोटा है, ठीक है, x कितना है बहुत छोटा है 4x³ p, तो अगर x बहुत छोटा है तो 2 + x को मैं 2 ही लिख दूंगा इंटू 4, 1 - x को क्या लिख दूंगा 1 - x को 1 ही लिख दूंगा, 1 - x को 1 लिखूंगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि मैंने क्या कर दिया, ये देखिए ये क्वेश्चन तब भी कब कर पाएंगे आप जब आपने प्रैक्टिस किया हो, 2 + x को 2 लिख दिया और 1 - x को 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि x बहुत छोटा है, क्वेश्चन में कह दिया वो तो, ओके। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा और x बाकी सबको इधर भेज दो तो कितना जाएगा 2kp अपॉन p बराबर x³, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2kp अपॉन p का पावर 1/3, ओके। ये क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट लेने वाला था, और बड़े क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का था, ये वाला क्वेश्चन भी 10 सेकंड का था, तो जो आपने यहाँ पे 2 मिनट बचाए थे टाइम वो यहाँ लग गए वापस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स में डाटा दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ से हटा करके इसके सामने रख लेते हैं, कहाँ रख देते हैं, ओके इसके सामने लग देते हैं, ये इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ लग देते हैं, आर हो गई, ठीक है। अब आप देखो इसको कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है CH3COO को कांस्टेंट रखा है और इसको भी कांस्टेंट रखा है, Br को किया है डबल। ध्यान से देखो एक्सप्रेशन को करने का एक ही तरीका है, इसको क्या रखा कांस्टेंट, इसको क्या रखा कांस्टेंट, इसको क्या कर रहे हैं डबल, इसको डबल करने पर भी ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको डबल करने के बाद में भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो रेट है वो Br2 पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, Br2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें Br2 नहीं आएगा, तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका था सिंपल सा, कि आप एक ही इसकी 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दो
और फिर देखो Br2 कैसे चेंज हो रहा है, Br2 को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहा, मतलब कि Br2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने से बोल रहा है कि ये रिएक्शन दे रखी है और बोल रहा है आयन OH माइनस आयन से कंसंट्रेशन OH माइनस की डिक्रीज कर रहे हैं 1/4 टाइम्स से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना इंक्रीज होगा। तो पहले तो अपन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैसे लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं, क्या होगा Fe+3 और OH माइनस का क्यूब और नीचे आएगा FeOH होल थ्राइस। बट ये तो सॉलिड है और सॉलिड को तो Kp कैसे में लिखते नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे तो अपना Kp तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो तो K तो यही हो जाएगा सिंपल सा Fe+3 इंटू OH माइनस का क्यूब। अब आप देखो कि ये जो K होता है ना, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहना है। K क्या होता है, कांस्टेंट रहना है। अगर आप क्या कर रहे हो, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, आप 1/4 कर रहे हो, क्या कर रहे हो 1/4 कर रहे हो, तो ये 1/4 कर रहे हो तो फिर उसको है ना एकदम मतलब सेटिस्फाइड करना या फिर बैलेंस करना, इसको कौन बैलेंस करेगा, Fe+3, तो वो कितना करेगा, वो इसके क्यूब के बराबर करेगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, क्योंकि अगर आप इसको 1 बढ़ाओगे, इसको 1 बढ़ाओगे या मान लीजिए इसको 2 बढ़ाओगे तो ये 8 बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसको अगर 1/4 कम कर रहे हो तो इसको 64 टाइम बढ़ाओगे तब बात बन पाएगी। क्यों, क्योंकि 1/4 का ये क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/64। इसको अगर कम कर रहे हो तो इसको 64 टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ओके, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने से कि आपको ऑक्सीजन गैस का, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, प्रोपेन गैस को प्रोपेन गैस का इक्वेशन लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ओके, C3H8 प्रोपेन हो गई, साथ में ऑक्सीजन, और आपको पता है ये कंबंसन है, तो इसको कंबंसन करोगे तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगी और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर। CO2 कितनी मिलती, जितना इधर कार्बन होता है उतना ही CO2 मिलता है, तो 3 CO2 मिल जाएगा, मिलेगा। और जितना इधर हाइड्रोजन होता है उसका आधा वाटर मिलता है, तो 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर मिलेगा। आगे समझ में आपको क्या होगा, 4H2O मिलेगा। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गई इक्वेशन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब राइट साइड देखिए कितने ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 10 होने चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5O2। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब अपने से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 लीटर इसको ले रहे हैं, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो अपने को पता करना है। अगर इसको 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर इसको लेंगे, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता है कि अगर 1 लीटर मीथेन ले रहे हैं, ये प्रोपेन ले रहे हैं, तो ये 5 लीटर चाहिए होगी। ये कितनी बनेगी, ये 3 लीटर बनेगी। ये कितना बनेगा, 4 लीटर बनेगा। ऐसा होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इस मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही वॉल्यूम बनते हैं। तो अगर आप प्रोपेन को 1 लीटर ले रहे हो तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, 5 लीटर। सिंपल, आपको बैलेंस इक्वेशन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन, आपने 3 एसिडिक सॉल्यूशन ले लिए हैं जिसका pH 3, 4 और 5 था। 3 पहले का pH, फिर दूसरे का pH, फिर तीसरे का pH। इनका दे रखा 3, 4 और 5। ओके, अगर इनकी मैं H+ की कंसनट्रेशन पता करूँ तो कितनी होगी, 10 की पावर माइनस इसकी H+ की कंसनट्रेशन, H+ बराबर 10 की पावर -3, इसका हो जाएगा 10 की पावर -4, इसका हो जाएगा 10 की पावर -5। ये pH दे रखी थी, उनसे अपन ने H+ की कंसनट्रेशन निकाल दी। इन तीनों को अपन मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद में नेट जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें H+ की कंसनट्रेशन कितनी होगी। तो नेट की कितनी आपको पता है ना, कि अगर अपन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को अगर मिक्स करते हैं तो अपने पास में नेट कंसनट्रेशन होती है M बराबर M1V1 + M2V2
प्लस M3V3, जितने भी हो जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन नीचे नेट वॉल्यूम। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अपन लोग। M1 कितना हो गया, 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, हर एक का 1 लीटर लेना है, इक्वल वॉल्यूम लेना है, अपन 1 लीटर मान लेते हैं, प्लस 10⁻⁴ इंटू 1 लीटर प्लस 10⁻⁵ इंटू 1 लीटर। नेट वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, बराबर हो ही गया ये। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसान सा तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻³ ऊपर से कॉमन ले लीजिए और नीचे से नीचे 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 10⁻⁻1, यहाँ क्या बच गया 10⁻⁻2 बच गया। ओके, 10⁻³ बट्टे 3, 1 + 1/10 + 1/100, ऐसे लिख सकते हैं इनको। ओके, अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 1000 LCM ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ बट्टे 3, 1000 LCM आ गया, और यह आ जाएगा आपका 100 + 10 + 1। ओके, हो गया 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 111 बट्टे 100। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 100 है ना, ऊपर जाके 10⁻⁵ बन जाएगा, और 111 बट्टे 3 इंटू 10⁻⁵। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा आंसर आपके पास में, आंसर आ जाएगा आपके पास में 3.567 कुछ भी आ सकता है, इंटू 10⁻, ये 30 आएगा करीब, है ना, 35 मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁵। इसको सॉल्व करोगे 3.5 इंटू 10⁻⁴। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस है, देख लीजिए इस सॉल्यूशन को एक बार पूरा। ओके, अपने को अलग अलग 3 pH दिए थे और बोला था इनको अगर मिक्स करोगे तो जो नेट सॉल्यूशन बनेगा उसमें H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो नेट सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन या मोलरिटी कभी पूछे, फॉर्मूला अपने पास होता, उस फॉर्मूले में रखा एंड सॉल्व कर दिया। 1 मिनट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है NS। तो ये एक फिक्स ऑर्डर होता है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एसिल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, फिक्स है, 2 बार लिखो और याद करो। डीए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कौन किससे जुड़ता है, यही हुआ मतलब। तो आपको पता होगा GC से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, और A जुड़ता है T से डबल बॉन्ड से। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ देख लेना ध्यान से, DNA लिखा है या RNA लिखा है, जल्दबाजी में मत करना, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं बहुत बार। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर डबल बॉन्ड एसिडिक होता है, और फिर सिंगल बॉन्ड एसिडिक होता है। मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने को पता है, एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो क्या कर दोगे आप, इसका अपोजिट कर दोगे। ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड। 3, ये 4 हैं, इनके सॉल्यूशन बनाए गए हैं, इसके सबके इक्विमोलर, मतलब कि मोल बराबर डाले गए हैं। इसका भी 1 मोल मान लो, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, 1 लीटर में बना करके सॉल्यूशन डाले गए। हाईएस्ट पीएच किसकी होगी? हाईएस्ट पीएच किसका होता है, मतलब कौन ज़्यादा बेसिक है, बेसिक ज़्यादा कौन है। पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ मैं, बेसिक ज़्यादा कौन है, यही पूछना चाह रहा आपसे, बहुत आसान सी बात है। तो आपको पता है कि इन सब में से बेसिक सबसे ज़्यादा कौन सा है, बस वही आपको पता करके बताना है। तो डाउन द ग्रुप जाते हो आप, रिकॉर्ड हाईएस्ट पीएच मतलब बेसिक, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN होती है। जिसकी EN ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, तो जिसकी EN कम वो ज़्यादा बेसिक तो पीएच ज़्यादा। तो इनमें से देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी का पूछ रहा है, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, इसीलिए यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को। तो आपको पता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये होता है, ये इतना सा होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है और ये इतना होता है। अब यहाँ पे एक्वस मीडियम में जब भी जैसे इनको डालते हैं तो जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो अपने पास में पानी ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा। क्या करेगा? जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो अपने पास में उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगा। ये इतना पानी इकट्ठा करेगा, ये इतना पानी इकट्ठा करेगा और ये इतना सा पानी इकट्ठा करेगा और ये इतना सा पानी इकट्ठा करेगा। ठीक है, अब देखो पहले साइज का ऑर्डर क्या था? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। अब साइज का ऑर्डर क्या हो गया? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। और जब जो जितना ज़्यादा छोटा होगा उसको चलने में उतनी ही दिक्कत होगी, उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सीजियम की, फिर रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की। ये मोबिलिटी का ऑर्डर आता है अगर आपको एक्वस मीडियम बोलता है तो। एक्वस बोलेगा तभी ये आएगा। ओके, एक्वस नहीं बोलेगा तो क्या ऑर्डर आएगा? इसका अपोजिट आ जाएगा। एक्वस मीडियम में डालोगे तो क्या होगा? जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा पानी को एक्सेप्ट करेगा, पानी को इकट्ठा करेगा और वो उसको फिर चलने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि आपको बोला है पोजीशन एंड मोमेंट अनसर्टिनिटी वाला। ये तो अपने पास फॉर्मूला पता ही है अपने को अनसर्टिनिटी का, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आसान फार्मूला। ओके, अब अपने को वेलोसिटी की बात पूछ रहा है तो वेलोसिटी के लिए m इंटू डेल्टा वी लिख देंगे, p को, इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। कोई समस्या नहीं यहाँ तक? और बोल रहा है पोजीशन एंड मोमेंटम में इक्वल अनसर्टिनिटी है, मतलब कि यहाँ पे ये और बोल दिया डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, तो इसको मैं डेल्टा p का स्क्वायर लिख दूँ। क्यों? डेल्टा p और डेल्टा x तो बराबर है। ओके, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? p बराबर एम वी, एच अपॉन 4 पाई। मुझे v चाहिए, डेल्टा v चाहिए। डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो डेल्टा v बराबर क्या आ जाएगा? m तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा ना, एच अपॉन पाई। आएगा कि नहीं आएगा? आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? बस सिंपल सा था। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में दोबारा। कुछ भी नहीं तो बोला डेल्टा पी और डेल्टा एक्स बराबर हैं और फिर आपको वी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे आपको स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? स्टीरियो सेंटर मतलब कि वो कंडीशन जहाँ से वो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो देखिए, एक तो इस डबल बॉन्ड से वो सिस ट्रांस दिखा सकता है, बिल्कुल, एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया। दूसरा, ये वाला कार्बन देखोगे तो इसके पीछे वाली ब्रांच ऐसे चल रही है, आगे ये CH3 चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखिए CH3 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये CH2 ये तो हो गया। इस वाले से सिस ट्रांस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बताइए आप बोलोगे बिल्कुल दिखाएगा। ठीक है, साथ में इस वाले कार्बन पे देखिए, एक ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे ब्रोमीन है, इधर CH3 है। तो क्या इस वाले कार्बन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्या? चारों वैलेंसी अलग अलग है, इसको कायरल कार्बन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ठीक है, तो क्या होगा? आपको यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर्स मिलेंगे 2 स्टीरियो सेंटर्स। ओके, अब अपन को बताने हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है OI प्लस GI। ये तो बात पता है ना, स्टीरियो आइसोमर का मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। OI प्लस GI कैलकुलेट करने, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वाला कार्बन दिखा देगा, ज्योमेट्रिकल कार्बन ये वाला दिखा देगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? स्टीरियो आइसोमर बराबर GI प्लस OI। देखो GI तो कितने होंगे? 2 होंगे, एक सिस और एक ट्रांस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल।
उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, 2n होता है, फॉर्मूला बनता है 2n। ओके, और n क्या होता है, स्टीरियो सेंटर्स, कितने कार्बन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 है, तो 2 + 2 4। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 49 और 50 दोनों इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पर अपने को एक ये कॉम्प्लेक्स दिया है, एक ये कॉम्प्लेक्स दिया है, एक Fe+2 दिया है, एक Fe+3 दिया है, और अपने से पूछ रहे हैं इनकी वैल्यू के बेसिस पे अपने को बताना है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आई बात आपको, क्वेश्चन समझ में आया, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि अपने को बोला है एक तो कि FeCN6-4 is converting into FeCN6-3। ठीक है, दूसरा Fe+2 is converting Fe+3, और इनकी E0 वैल्यू भी दे रखी सामने। इस वाले की E0 वैल्यू दे रखी है आपको 0.35 माइनस की, और इसकी E0 वैल्यू दे रखी है आपको -0.77। कोई इश्यू नहीं, ठीक है। ये तो नेगेटिव में दे रखी है, बट अपने को तो क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चाहिए तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दोगे। तो क्या हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन इनकी, Fe(CN6-3) gives FeCN6-4। अब इसका E0 कितना आएगा, अब इसका E0 आएगा आपके पास में +0.35, और Fe+3 gives Fe+2, और इसका E0 वैल्यू कितना आएगा, इसका E0 वैल्यू आएगा +0.77 आएगा। अब आप कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बताओगे, जिसका ऑक्सीडाइजिंग आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है, Rp, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अच्छा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, और यहाँ पे हाई किसका है, Fe सेकेंड का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला ऑर्डर अपने से पूछ रहे हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ये क्वेश्चन भी मैं आपको 2-3 बार पहले करवा चुका हूँ, क्रोमियम और मैग्नीज में। IP फर्स्ट का अगर पूछे तो मैग्नीज की ज़्यादा होती है क्रोमियम से, IP सेकेंड की बात करें तो क्रोमियम की ज़्यादा होती है मैग्नीज से, IP थर्ड की बात करें तो फिर से मैग्नीज की ज़्यादा होती है क्रोमियम से। मन, पहले वाला मन करे मन, फर्स्ट IP मैग्नीज, सेकंड क्रोमियम, थर्ड फिर से मैग्नीज, ये कंसेप्ट होता है और डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्रोमियम की ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड IP पूछ रहा है इसीलिए। ESR का अपने को ऑर्डर बताना है, तो ESR की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें +M सबसे आगे आता है, फिर +I आता है, फिर न्यूट्रल आता है, फिर -I आता है, सबसे पीछे आता है -M। तो यहाँ पे जिसका भी +M लग रहा होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। +M किसका लगता है, जिसके पास भी लॉन पेयर हो, ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, लॉन पेयर वालों का +M लगेगा, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ESR में। ओके, और NO2 का -M लगेगा, वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अगर आपको ऑर्डर पूछे इनका तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फोर्थ, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा अगर पूछा तो। ओके, अगला पूछ रहा अपने से बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं, MOT से निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो और फिर वो टेबल याद करो। जैसे अपन C2-2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, C2-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन में आप टेबल याद किए थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3, और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है। तो C2-2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, तो C2-2 सबसे आगे आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम एक सीधा आंसर आ गया अपने पास में। अगला अपने पास में क्वेश्चन है, बोल रहा है
लेड ऑक्साइड दिया अपने को, HCl के साथ में रिएक्शन करके लेड क्लोराइड बनाना है। तो रिएक्शन लिखते हैं पहले इसकी, लेड ऑक्साइड ले लो और HCl के साथ में रिएक्शन करवाओ, लेड क्लोराइड बना दो और साथ में क्या बनेगा, वाटर। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और 6.5 ग्राम लिया है ये, और ये लिया है 3.2 ग्राम। जब भी आपको दो चीज़ों के अमाउंट दे दी जाए तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जब भी दो चीज़ें दे दे, दो डाटा दे दे तब लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है। तो पहले इनके निकाल देते हैं मोल। मोल के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। PbO का कितना होता है, 224 होता है मॉलिक्यूलर वेट, और इसका कितना होता है HCl का, 36.5 होता है। ओके, कोई दिक्कत? अब इनके मोल फाइंड करते हैं। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको। कैसे डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करना मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। 6.5 में 224 का डिवाइड करना है। तो 6.5 था तो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ लगेगा 65, तो पॉइंट हटाया तो यहाँ लग गया पॉइंट। 224 से डिवाइड करना है, भाग जा नहीं रहा है, फिर लगाओ 0, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा 0। अब जाएगा 224 में कितनी बार, 3 बार भाग जाएगा, सीधी सी बात है, 3 बार जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 0.03। ऐसे ही 3.2 में किसका भाग देना है, 36.5 का, तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 32 बन जाएगा। फिर से भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाओ, यहाँ हो जाएगा 320। अब 320 में 36 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका करीब 9 बार। तो ये कितना हो गया, 0.09। ये आ गए इनके मोल। इनका कैलकुलेशन सीख गए आप कैसे भाग देते हैं। ये आ गए इनके मोल। अब आपको पता है लिमिटिंग रीजन पहचानेंगे तो क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजन के लिए मोल को उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ओके, बैलेंस अब 0.09/2। तो जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कम कौन है, लेड ऑक्साइड ही कम है, तो लेड ऑक्साइड ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, लेड क्लोराइड कितना बनेगा, अब आप इसकी स्टाइक्योमेट्री देखिए, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाएगा, तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। ठीक है, 1 मोल PbCl2। ओके, 1 मोल है। अब तो इसका वेट पूछ रहा है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना, 1 1 नहीं, मतलब जितने इसके लेड के दिए 0.03, इसके 1 से 1 बन रहा था, तो 0.03 से कितने बनेंगे, 0.03 बनेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो PbCl2 का मॉलिक्यूलर वेट मैं कैलकुलेट करता हूँ। लेड का हो जाएगा, कार्बन फैमिली में आता है, $278। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 या 24, 7 या 21, 3 दूनी 6, उसके बाद में 2 नंबर के बाद में पॉइंट। बट यहाँ तो मोल ही पूछा था, सॉरी सिंपल मोल ही पूछे थे, कोई बात नहीं। तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे थे, तो इसके 0.03 से इसके 0.03 मोल बनेंगे। यही तो है 0.03। 29 को 30 नहीं ले सकते क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने से क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। देखो सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा फर्स्ट। अब ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा है, और इसमें क्या है, R2 ग्रुप है जो +I लगा रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे ये लोग। तो फिर आएगा सेकेंड, फिर आएगा थर्ड, और उसके बाद तो फोर्थ आना ही आना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन दिया है, एसिटोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन रिंग, ये आपका एसिटोफिनॉन है। ओके, उसकी रिएक्शन करवानी है इस बेस के साथ में, C2H5ONA, और ये रिएक्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है। नो नो नो, ये तो अल्डोल कंडेंसेशन है सिलेबस में। ओके ओके, सॉरी। तो ऐसे ही आपको दो कंपाउंड्स लेने हैं, उनको ऐड कर देना सिंपली। C2H5ONA, दो कंपाउंड लेने हैं ऐसे कैसे। एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन के साथ होते हैं, तो बेस की प्रेजेंस में अल्डोल कंडेंसेशन बनाते हैं। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपका दोगे आप, यहाँ से और यहाँ से। यही अपन अल्डोल कंडेंसेशन में सीखे थे, और फिर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल से कितना वॉल्यूम घेरेगा। तो देखो, एक तो होती है इसकी कैलकुलेशन, कैसे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल इसके मोल बराबर कर देते हैं कि एक तो मोल अपॉन Na ये मोल होता है, और एक होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो आप। एक मॉलिक्यूल दिया है, Na की वैल्यू थी 6 × 10⁻23, और वेट देखो, वाटर के केस में वेट जो होता है वो और वॉल्यूम बराबर होता है। 1 ml बराबर 1 ग्राम होता है, और मॉलिक्यूलर वेट का 18 होता है। तो 18/6 × 10⁻23, तो कितना हो जाएगा? वेट बोलो या वॉल्यूम बोलो, एक ही बात है। हो जाएगा 3 × 10⁻23 ml बोल सकते हो, सेंटीमीटर बोल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। तो पहले इसकी रिएक्शन लिखिए, H2 + Cl2 gives 2HCl, ये रिएक्शन होगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए आप क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। तो रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट की कितनी हैं? इसकी 434 हैं, इसकी इतनी हैं, और इसकी इतनी है। 434 + 242 माइनस प्रोडक्ट की 2 × 431, यही होगी। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आंसर आएगा आपके पास में -93। आसान है सॉल्व करना, सिंपल सा, तो कैलकुलेशन ये कर लोगे आप लोग। बस याद रखना है कि बॉन्ड यहाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी पूछेगा तब आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और आपको पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना है या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके पास में